क्या आपके बाल कम उम्र में ही सफ़ेद हो रहे हैं? बालों की सफ़ेदी हमारी एज को दर्शाता है और कभी-कभी ये सेल्फ एस्टीम को भी हैम्पर कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी बालों की सफ़ेदी है वो क्यों होती है? किस को हम बोलते हैं प्रीमेच्योर ग्रेइंग? क्या-क्या चीज़ें हैं जिसको हमें देखनी चाहिए अगर आपकी प्रीमेच्योर ग्रेइंग है तो? और हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? चलो शुरू करते हैं। तो किसको बोलते हैं प्रीमेच्योर ग्रेइंग? अगर आपके बाल ग्रे हो रहे हैं 25 साल से पहले, तब हम उसको बोलते हैं प्रीमेच्योर ग्रेइंग। 25 के बाद जैसे कि 28 साल में, 30 साल, 32 साल में अगर आपके बाल ग्रे हो रहे हैं तो उसको हम प्रीमेच्योर नहीं बोलते। 25 ईयर्स के बाद थोड़े-थोड़े ग्रे होना नॉर्मल होता है, उसको हम प्रीमेच्योर ग्रेइंग में नहीं कंसिडर करते। तो अगर आपका 18 साल, 20-22 साल में ग्रेइंग हो रहा है, तो ही हम उसको प्रीमेच्योर ग्रेइंग बोलते हैं। और 1 या 2 बाल या 10-15 बाल अगर सिर्फ सफ़ेद है तो उसको भी हम प्रीमेच्योर ग्रेइंग नहीं बोलते हैं। कभी-कभी बहुत लोगों में 15-16 साल में ही 1 या 2 सफ़ेद बाल हो सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा सामने प्रोग्रेस भी नहीं करता है, तो उसको भी हम प्रीमेच्योर ग्रेइंग नहीं बोलते। जब आपकी छोड़-छोड़ के बहुत सारी जगह पे व्हाइट हेयर है 25 साल से पहले, तो हम बोलते हैं उसको प्रीमेच्योर ग्रेइंग। तो इसके कारण क्या है? तो एग्ज़ैक्ट कारण आज तक नहीं पता चला है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो साथ में काम करके ये ग्रेइंग कराता है। तो इसमें है बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, डाइट, न्यूट्रिशन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले तो है जेनेटिक फैक्टर्स। अगर आपके फैमिली में आपके माँ-बाप के जल्दी से बाल सफ़ेद हुए हैं तो आप में भी सफ़ेद आने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसको बोलते हैं हेरिडिटरी। अगर आपके फैमिली में सबके अच्छे बाल हैं, किसी के भी सफ़ेदपन नहीं है, लेकिन आप में सफ़ेदी हो सकती है, वो क्योंकि जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से। हेरिडिटरी मतलब जो जनरेशन से पास ऑन होता है और जेनेटिक मतलब आपके जीन में कुछ चेंजेस की वजह से ये हेयर ग्रेइंग हो रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके माँ-बाप के बाल सफ़ेद नहीं है, पूरे काले हैं 50-60 साल तक तो आपके भी वैसे होंगे, नहीं। आपके केस में कुछ जेनेटिक चेंजेस की वजह से भी सफ़ेदी आ सकती है। फिर दूसरा कारण है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जब भी हमें बॉडी में कुछ भी स्ट्रेस होता है तो वहाँ पे रिलीज़ होती है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। ये कुछ एक्सटर्नल या इंटरनल स्ट्रेस में भी रिलीज़ होती है या ऐसी चीज़ों में मतलब रेगुलर रेस्पिरेशन में भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जनरेट होते हैं। अगर हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम है तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये सेल्स फिर डैमेज करने लगते हैं हमारे बालों की कलर बनाने वाली सेल्स को। इसकी वजह से भी हेयर कलर वाइट हो सकते हैं। तो हमारा बाल का स्ट्रक्चर एक बार समझना ज़रूरी है। हमारे बाल साइकिल्स में ग्रो करते हैं जैसे कि एनाजेन फ़ेज़, कैटाजेन फ़ेज़ और टीलोजेन फ़ेज़। तो जो एनाजेन फ़ेज़ है वो सबसे गाढ़ा रंग वाला कलर होता है उसमें, वो बालों में वो बाल सबसे ज़्यादा थिक होता है और सबसे डार्क होता है। तो ये जो डर्मल पैपिला होती है वहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं मेलानोसाइट्स जो हेयर की मैट्रिक्स में होती है। वहाँ पे मेलानोसाइट्स फिर बनाती है मेलानिन। तो जब ये मेलानोसाइट्स में कुछ भी चीज़ हानि करती है या कोई भी स्ट्रेसफुल फैक्टर्स ये मेलानोसाइट्स को इम्पैक्ट करता है या तो फिर ये मेलानोसाइट्स जो है मेलानिन बनानी कम कर देती है और उसकी वजह से बाल सफ़ेद होने लगते हैं। जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हमारे सेल्स इतने ज़्यादा रोबस्ट नहीं रहते, उनमें एक्टिविटी इतना प्रॉपर नहीं होता, इसकी वजह से भी धीरे-धीरे ये सेल्स थोड़े डैमेज हो जाते हैं। इसकी वजह से फिर ऐज के साथ हमारा नेचुरली भी हेयर में ग्रेइंग दिखने लगती है। अगर बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की कमी है या एजिंग की वजह से एंटीऑक्सीडेंट्स कम है, तो उसकी वजह से भी बाल थोड़े जल्दी से ग्रे होने लगती है। फिर अगला कारण है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। बॉडी में कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से भी बाल ग्रे हो सकते हैं। ये वाले मिनरल्स और विटामिन्स हैं विटामिन B12, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, कॉपर और जिंक। ये विटामिन्स की कमी की वजह से भी बाल थोड़े ग्रे हो सकते हैं। तो क्या होता है बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करता है ये हेयर को ग्रो करने की और हेयर की कलर बनाने में। तो अगर कुछ भी विटामिन्स या मिनरल्स की डेफिशिएंसी रहती है तो वो पूरा जो होम्योस्टेसिस है, जो इन्वायरमेंट है बाल को काला होने की, वो इन्वायरमेंट में जब डिस्टर्बेंस आ जाती है तो फिर ये जो सेल्स है वो कलर नहीं बना पाती। इसकी वजह से जो बाल है वो सफ़ेद होने लगते हैं। और कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो हेयर को ग्रीन कराता है, जैसे कि स्मोकिंग बहुत ख़राब होता है। स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी के हर
ऑर्गन को ख़राब करता है। तो स्मोकिंग रिलेटेड किया गया है कि जो लोग स्मोक करते हैं उनमें प्रीमेच्योर ग्रेइंग भी दिखा जाता है। फिर एक्सेसिव सन एक्सपोजर, अगर आपको बहुत ज़्यादा धूप में घूमना रहता है और उसकी वजह से भी जो डैमेज होती है स्किन में, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनती है स्किन में यूवी रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से, उसकी वजह से भी बाल सफ़ेद होने लगते हैं। फिर होते हैं कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, उसमें भी बाल थोड़े जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। जैसे ऑटोइम्यून डिजीज़ होते हैं जैसे कि विटिलिगो, इसमें भी देखा गया है कि नॉर्मल पॉपुलेशन की तुलना में विटिलिगो वाले पेशेंट्स में जल्दी से हेयर ग्रेइंग दिखने को मिलता है। कुछ ऐसे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जैसे कि स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस लेना, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ग्रेइंग देखा जाता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं जब भी वो कुछ अपने लाइफ में कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट के थ्रू गुज़रते हैं तो वो हमेशा बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गई मेरी बाल, और उस टाइम मेरा इतना बिज़नेस में प्रॉब्लम चल रहा था या पढ़ाई में इतनी मुझे स्ट्रेस थी तो तब सबसे ज़्यादा बाल मेरे ग्रे हुए। तो ये डेफिनेट देयर इज़ अ कोरिलेशन। और स्ट्रेस भी क्या करता है, आपके बॉडी में प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है उसको बढ़ाता है, और बॉडी में जो बैलेंस है हमारी केमिकल मीडिएटर्स की उसको थोड़ा ख़राब करता है। उसकी वजह से भी जो सेल्स में इंजरी होती है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसीलिए जब भी आप अपने लाइफ में कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट के थ्रू जाते हो तो तब भी ऐसे हेयर ग्रेइंग ज़्यादा दिखती है। अगर आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हो, पूरे दिन बैठे रहते हो, तो वो भी एक बॉडी के लिए स्ट्रेसफुल इवेंट ही रहता है। तो उसमें भी हम देखते हैं कि उन लोगों में जल्दी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो क्या लड़के और लड़कियां सेम वे में ग्रेइंग करते हैं? नहीं, लड़के और लड़कियों में अलग पैटर्न होता है ग्रेइंग का। तो जब लड़कों में ग्रेइंग देखा जाता है वो यूजुअली साइड बर्न में और टेम्पल एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, और बियर्ड में देखने को मिलता है स्कैल्प से पहले। और फिर लड़कियों में जो है फ्रंटल एरिया में ज़्यादा ग्रेइंग दिखता है। दोनों में ऑसिपिटल एरिया जो सर के पीछे की भाग है वहाँ पे सबसे लास्ट ग्रेइंग देखने को मिलता है। तो ऐसे कुछ क्या रिस्क फैक्टर्स है जो आपको जाननी चाहिए अगर आपकी ग्रेइंग हेयर है? तो मैं आपको इससे डराने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं खुद प्रीमेच्योर ग्रेइंग से सफ़र करती हूँ। मेरे हेयर ग्रेइंग शुरू हो गए थे 25 इयर्स के एज में, और आज के डेट में मेरा ऑलमोस्ट 60% हेयर ग्रे है। मैं यूजुअली 3 to 4 वीक्स में एक बार हेयर कलर करना पड़ता है, लेकिन 10-15 दिन में ही मेरे थोड़े थोड़े सफ़ेद बाल तो दिखते ही हैं। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि 2 महीने तक ना कलर करूँ या 1.5 महीने तक ना कलर करूँ, फिर भी थोड़े दिखने लग जाते हैं। तो मैं भी सफ़र करती हूँ प्रीमेच्योर ग्रेइंग से। मेरे दोनों पेरेंट्स के जल्दी से ग्रे हो गए थे, उसकी वजह से भी मेरे भी ग्रेइंग हुए हैं। और ऑफ़ कोर्स जैसे मैंने बोला एग्ज़ाम के आसपास और स्ट्रेसफुल इवेंट्स की वजह से भी मेरे ग्रेइंग बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ गया। तो ये बोलने के बाद मैं ये समझाना चाहूँगी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आपकी प्रीमेच्योर ग्रेइंग है तो। देखिए, बहुत कुछ चीज़ें हमारे हाथों में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि जेनेटिक्स, हम उसको नहीं चेंज कर सकते। लेकिन ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने लाइफ़स्टाइल में चेंज कर सकते हैं जिससे कि हमारे ओवरऑल हेल्थ में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो स्टडीज़ में देखा गया है कि जिनका प्रीमेच्योर ग्रेइंग है उनमें हार्ट अटैक्स होने के चांसेस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा देखे गए। इसमें जो कोरोना आर्टरी की इंटिमा की थिकनेस मोटी पाई गई है नॉर्मल पॉपुलेशन की तुलना में। तो अगर आपकी प्रीमेच्योर ग्रेइंग है तो आपको डेफ़िनेटली ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी ताकि आप एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट खाएँ और अपने लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करें ताकि आप ये रिस्क फैक्टर्स को कम कर सकें। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ग्रेइंग को कैसे कम कर सकते हैं। क्या ग्रेइंग हेयर जो सफ़ेद हो गए वो पूरा रिवर्स हो सकता है क्या? नहीं। अगर आपकी सिर्फ 10% ही ग्रे हुई है तो हम डेफिनेटली इसको स्लो कर सकते हैं, और प्रोग्रेस और आगे ना हो वो हम कर सकते हैं। किसी किसी लोगों में जिसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जब वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सही हो जाती है तो उनके बाल थोड़े काले होने लगते हैं। लेकिन पूरी तरह से रिवर्स होगी क्या? नहीं। हम क्या पूरी तरह से इसको स्टॉप कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर आपके काफ़ी बाल सफ़ेद हो गए तो वो अब काला करना ऑलमोस्ट नामुमकिन ही है। तो अब मैं बताऊंगी हम किसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो पहले है कि आप न्यूट्रिशन में ध्यान दें। एक बैलेंस्ड डाइट ले जिसमें हो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सैलड्स, फ्रेश फ्रूट्स, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो,
और एक बार आप न्यूट्रिशनल स्टेटस भी चेक कराएं, कुछ विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी नहीं है वो ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि अगर ऐसी डेफिशिएंसी है तो हम सप्लीमेंट्स लेके इसको बेटर कर सकते हैं। और विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स लेके भी ये जो ग्रेइंग है उसको थोड़ा सा हम स्लो कर सकते हैं। तो आप ज़रूर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या फिजिशियन से डिस्कस कर सकते हो ये सब चीज़ों के बारे में, ताकि वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बताए। फिर होते हैं क्या कुछ दवाइयों से ये बेटर हो सकता है क्या? सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स है जिससे इसमें इम्प्रूवमेंट आया है, एक है पाबा और एक है कैल्शियम पेंटोथेनेट। तो स्टडीज़ में देखा गया है कि जो जिन लोगों ने पाबा लिया और कैल्शियम पेंटोथेनेट लिया, उनमें जो ग्रेइंग है वो काफ़ी स्लो हो गई और थोड़े केसेस में तो वो काफ़ी हद तक ग्रे ब्लैक भी होने लग गए। तो वो इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली हो सकती है। इसको लेना पड़ता है यूजुअली 3 to 6 मंथ्स तक। मैं सजेस्ट करूँगी कभी भी ओरल मेडिकेशंस आप अपने हिसाब से अपने मन मर्ज़ी से ना लें, हमेशा एक डॉक्टर को कंसल्ट करके ही लें। आप फिजिशियन और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके इसका प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो और जैसे वो बोले वैसे ही एक कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट देख के या किसी को लेते हुए देख के प्लीज़ खुद से ये दवाइयाँ ना लें। तो क्या कुछ लोशन्स है जो आप लगा सकते हो? ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोशन्स हैं जैसे कि ग्रेवर्स, ग्रे एक्स, लाथ्रिक्स, थ्राइव को और केरा ब्लैक सीरम। तो इसमें होता है पाल्मिटॉल, ट्राइपेप्टाइड और मेलिटेन। तो ये पाल्मिटॉल ट्राइपेप्टाइड एक पेप्टाइड होता है जो स्टिमुलेट करता है मेलानोसाइट्स को मेलानिन बनाने के लिए, और मेलिटेन जो है वो अल्फ़ा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करता है जिससे और ज़्यादा मेलानिन बने। लेकिन मेरे जो तजुर्बे में है, मेरी एक्सपीरियंस में मैंने ज़्यादा ये चीज़ों से इम्प्रूवमेंट नहीं देखा है अपने पेशेंट्स में। हाँ, जो बहुत ज़्यादा अर्ली आ जाते हैं जिनके सिर्फ 10% ही ग्रेइंग है और वो 20 ईयर्स से नीचे है, अराउंड 22 ईयर्स से नीचे के हैं, तो उनमें लोशंस लगा के हम इसको थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन आज तक एकदम वंडरफुल रिज़ल्ट मैंने आज तक पेशेंट्स में नहीं देखे। बहुत सारे पेशेंट्स में मैंने सजेस्ट किया है ये लोशंस यूज़ करना, लेकिन किसी में भी ऐसा एकदम रिमार्केबल चेंज मुझे नहीं लगा। ये यूजुअली रेगुलर एक बेसिस में यूज़ भी करना पड़ता है 6 मंथ्स तक। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 1-2 महीने में उनको रिज़ल्ट दिखेगा, तो उसकी वजह से भी वो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत लोग इसको कंप्लीट नहीं कर पाते। लेकिन जिस लोगों ने रेगुलरली यूज़ भी किया है उनमें भी थोड़ा सा ही इम्प्रूवमेंट हुआ है। इतना सिग्निफिकेंटली मार्क्ड डिफरेंस मैंने नहीं देखा है कोई भी ऐसे सॉल्यूशंस को यूज़ करके। और एक ड्रग होती है प्रोस्टाग्लैंडिन, लैटानोप्रोस्ट। तो लैटानोप्रोस्ट जो है वो हम यूज़ करते हैं आईब्राउज़ और आई लैशेज़ में, उनको उनकी लेंथ को बढ़ाने के लिए, थिकनेस को बढ़ाने के लिए। और ये देखा गया है कि जिनके आई लैशेज़ और आईब्राउज़ में ऐसे थोड़े से ग्रे हेयर है तो वो भी ब्लैक हो जाता है लैटानोप्रोस्ट को यूज़ करके। लेकिन ये क्या स्कैल्प में भी सिमिलर इफ़ेक्ट देगा वो अभी तक नहीं पता चला है। तो क्या ये लैटानोप्रोस्ट यूज़ करके हम स्कैल्प के ग्रे बाल भी ब्लैक कर सकते हैं क्या? शायद नहीं, क्योंकि एनाजिन का जो लेंथ होता है वो बहुत वेरी करता है बिटवीन आई लैशेज़, आईब्राउज़ और स्कैल्प में। स्कैल्प में एनाजिन का फेज़ जो है वो 2 to 10 ईयर्स तक रह सकता है एनाजिन फेज़, वेयरएज़ वो आईब्राउज़ और आई लैशेज़ में सिर्फ 8 to 12 वीक्स तक ही रहता है। तो इसकी वजह से भी आपको कुछ भी ऐसे तत्व यूज़ करके उसका क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगा क्या, वो बताना मुश्किल है आज की डेट में। क्या ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस है जो आप कर सकते हो ग्रेइंग को स्लो करने के लिए? डेफिनेटली ये चीज़ें करोगे तो आपका बॉडी हेल्थ में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और हेयर की क्वालिटी में भी डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। पहले तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपको स्क्रीन टाइम, स्क्रोलिंग टाइम थोड़ा कम करना पड़ेगा। आपके सोने में जो स्लीप क्वालिटी है उसमें ध्यान ज़्यादा देनी पड़ेगी। आपको एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स तक रोज़ सोना चाहिए और वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि आपकी स्लीप की क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव हो। और कुछ एक्सरसाइजेस करना डेली रूटीन में, एटलीस्ट 45 मिनट्स जितना एक्सरसाइज करना। अगर आप वॉक करना चाहते हो तो ब्रिस्क वॉक करना, हफ्ते में 1 या 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, इससे भी होल बॉडी में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आता है और ये स्ट्रेस को रेगुलेट करने में भी मदद करता है। अगर आप स्मोक करते हो तो डेफिनेटली क्विट करें। स्मोकिंग से कुछ अच्छा नहीं होता है। स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी की हर ऑर्गन को अफेक्ट करता है और ये ग्रेइंग भी कराता है। तो बेस्ट रहेगा अगर आप
क्विट करो। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा धूप में घूमना होता है तो फिर आप ऐसे कुछ हेयर सीरम्स यूज़ कर सकते हो जिसमें यूवी फ़िल्टर्स हो, तो ये आपके हेयर को प्रोटेक्ट करेगा और भूरा कलर होने से और ग्रे कलर होने से भी बचाएगा। ज़्यादा हॉट स्टाइलिंग टूल अपने बालों में यूज़ ना करें। स्टाइलिंग आप कर सकते हो लेकिन एकदम वो बहुत हॉट जो टूल्स है वो स्कैल्प के एकदम नज़दीकी यूज़ ना करें। स्कैल्प हीट होने की वजह से भी कभी-कभी हेयर में ग्रेइंग देखने को मिलता है। तो आप करो कभी-कभी स्टाइलिंग, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन केयरफुल होके करें और हीट की सेटिंग्स हमेशा लो रखें। और कुछ ऐसी बीमारी है जो आपको रूल आउट करनी पड़ेगी, जैसे कि थायराइड के डिसऑर्डर्स। थायराइड डिसऑर्डर्स में भी देखा गया है कि बाल जल्दी से ग्रे हो जाते हैं। ऐसे कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ भी होते हैं जिसमें जल्दी से ग्रेइंग देखने को मिलता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जल्दी से बाल ग्रे हो रहे हैं और कुछ और ऑर्गन्स में या फुल बॉडी में भी आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो डेफ़िनेटली आप अपने फिजिशियन को कंसल्ट करके एक बार इवैल्यूएशन करा सकते हो। तो एक बहुत पूछा जाने वाला सवाल ये है कि क्या हेयर प्लग करोगे तो ज़्यादा ग्रेइंग होगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके 1, 2, 10, 15 बाल ग्रे हैं तो आप इसको प्लग कर सकते हो, कट कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। प्लग या कट करने से और ज़्यादा सफ़ेद आ जाए ऐसा नहीं होता है। टाइम के साथ वैसे ही वो सफ़ेद होने वाले हैं, इसकी वजह से आपको लगता है कि सडनली सफ़ेद हो गए, लेकिन प्लग कर सकते हो, कट कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर प्रीमेच्योर ग्रेइंग को हम कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे ये ग्रे हेयर को कवर करें? तो उसके लिए हेयर डाई इज़ द ओनली ऑप्शन। इसमें है परमानेंट हेयर डाइज़, सेमी परमानेंट हेयर डाइज़ और टेम्परेरी हेयर डाई। जो परमानेंट हेयर डाई है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कैटेगरी है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक हेयर डाइज़ के ऊपर अलग से वीडियोस बनाऊं जिसमें सेफ़ हेयर डाइज़ के बारे में बात करूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हेयर डाई की एलर्जी होती है। जब भी वो हेयर डाई यूज़ करते हैं उनको स्कैल्प में इचिंग होना, फोरहेड और नेप ऑफ द नेक काला होना, चेहरे में भी कभी-कभी कालापन आना, ऐसा देखा जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं सेफ़ हेयर डाइज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर उसके ऊपर एक डिटेल से अलग से वीडियो बनाऊँ। ये था डिटेल वीडियो प्रीमेच्योर ग्रे के ऊपर। मुझे बहुत ज़्यादा सवाल आता था कि ग्रे हेयर के लिए क्या कर सकते हैं। मैं हमेशा थोड़ा-सा इसको इग्नोर कर रही थी ये टॉपिक को, क्योंकि ऐसे कुछ चीज़ें नहीं है जो आप करते ही आपके एकदम बाल सफ़ेद से काला होने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। इसमें आता भी है रिज़ल्ट तो बहुत कम लोगों में और एकदम धीरे-धीरे आता है। लेकिन अगर आप ये सारे जो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस मैंने बोले हैं वो अगर आप करोगे तो डेफ़िनेटली आपकी ओवरऑल हेल्थ में भी और हेयर की हेल्थ में भी और हेयर के कलर में भी डेफ़िनेटली इम्प्रूवमेंट आएगी। तो कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जो हम नहीं चेंज करते, लेकिन ऐसे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं और जिससे कि हमारी बॉडी में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो उसमें हम ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमें हमारा इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर आंचल MD में ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे मैं रोज़ ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।